देश में जारी युद्ध का पूरे विश्व में असर दिख रहा है। बिहार में रसोई गैस मिलने में हो रही देरी से लोग परेशान दिख रहे हैं। संकट को देखते हुए बिहार सरकार सजग है और हालात सामान्य होने का दावा कर रही है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद खबर तो समझिए। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जारी जंग का असर धीरे धीरे पूरे विश्व के साथ भारत पर भी पड़ता दिख रहा है। बिहार में सबसे अधिक असर दिख रहा है रसोई गैस पर। रसोई गैस संकट पर 5 जिलों की तस्वीरें हालात बताने के लिए काफी हैं। जिलों में गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई देखी जा रही हैं। बात औरंगाबाद की करें तो रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हालांकि एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि ये अस्थायी दिक्कत है और जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। तो वहीं गयाजी में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नक्सल प्रभावित इमामगंज में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जहां लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। एलपीजी की कमी की खबरों के बीच गोपालगंज में खाली सिलेंडर लेकर लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध का असर पटना के होटल व्यवसाय पर भी दिख रहा है। कमर्शियल गैस बंद होने से होटल संचालकों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के संकट पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं उन पर सरकार की नजर है। कोई क्राइसिस नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर है। इस बीच न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि एलपीजी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, इस खबर को समझने के लिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि एलपीजी को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि राज्य में गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, जरूरत के मुताबिक ही अपना सिलेंडर लेना है। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। कालाबाजारी की जानकारी तुरंत ही प्रशासन को दें। अतिरिक्त पैसे मांगने पर शिकायत भी आप कर सकते हैं और लोगों से शांति और संयम रखने की अपील भी न्यूज 18 करता है। लेकिन अब सवाल है कि गैस की किल्लत ये अफवाह है या हकीकत है। देखिए, सरकार ने इसे लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं वो हम आपको बताते हैं। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। रिफाइनरियां 100% क्षमता पर काम कर रही है, सरकार ने ये जानकारी दी है। ईंधन संकट के बीच देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है। एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी, सीएनजी और पाइप्ड गैस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योगों की गैस सप्लाई में सरकार ने कटौती कर दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा है वो आप जान लीजिए। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत लगातार विभिन्न स्रोतों और मार्गों से ऊर्जा का आयात कर रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है, घबराने की कोई वजह नहीं है। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि सरकार ने अब तक क्या क्या कदम इसे लेकर उठाए हैं। तो सरकार ने ईसीए लागू किया है। ईसीए यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया है। गैस बुकिंग के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया है। अब 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके पहले 15 दिन के अंदर आप बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब बदलाव किया गया है, 25 दिन का वक्त लगेगा। यानी सरकार ने गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले 21 दिन पर दूसरा गैस सिलेंडर बुक हो जाता था, अब 25 दिन बाद ही दूसरा गैस सिलेंडर बुक होगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि गैस बुकिंग के नियमों में यह बदलाव क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि यह फैसला जमाखोरी रोकने और सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है संकट के वक्त में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, लोग उसे स्टॉक करके कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं, ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच भ्रम और डर फैला रही है। सवाल है कि प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। Prime Minister has been compromised. Everybody knows. ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर बुधवार को जोरदार प्रहार किया। आज युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। विपक्ष पर पीएम मोदी के इस प्रहार की नौबत इसलिए आई क्योंकि युद्ध को लेकर तरह तरह की अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि देश में ईंधन की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार पैनिक फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ये हकीकत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का असर पड़ रहा है, वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है और इससे भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में हालात कंट्रोल में है। सरकार एक्शन मोड में है, उधर विपक्ष के अपने सवाल हैं और अपनी सियासत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष सियासत चमकाने के लिए देश में पैनिक का माहौल बना रहा है और क्या विपक्ष युद्ध की आपदा को अपने लिए अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अब आप खबर तो समझिए, पीएम ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाए हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, उसमें भी खासकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पीएम ने कहा, देश में भय, भ्रम और अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये आरोप पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया है। वैश्विक संकट, नीतिगत निर्णय और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर आरोप पीएम मोदी ने लगाया है। कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने, देश में डर का माहौल बनाने का आरोप भी पीएम ने कांग्रेस पर लगाया। पीएम ने कहा कि विपक्ष देश की प्रगति को बाधित करना चाहता है। कांग्रेस सहयोगी पार्टियों के लिए भी बोझ बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के सामने गलत नैरेटिव पेश करने का प्रयास कांग्रेस करती है। अब आप समझिए, पीएम ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप आखिर क्यों लगाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केरलम के एर्नाकुलम और कोच्चि में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता पर जनता को संबोधित किया। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पीएम मोदी ने बताया और पीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम पर संकट के वक्त अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। देश में भय और भ्रम का माहौल बनाने में विपक्ष पूरी ताकत झोंक रहा है, ये आरोप पीएम मोदी ने लगाए हैं। देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबर सामने आई है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग लंबी कतार में खड़े हैं। पीएम ने नागरिकों से ऐसी अफवाहों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की है। अब रसोई गैस की किल्लत की हकीकत क्या है, ये आप जान लीजिए। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर सरकार एक्टिव हुई है। एक्टिव हुई सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस की आपूर्ति में समस्या के लिए विशेष समिति भी गठित की है। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए बुकिंग के अंतराल को बढ़ाकर 21 से 25 दिन कर दिया गया है। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इकाई को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश भी दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा, आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केंद्र सरकार ने तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECMA लागू किया है। रसोई गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करना
सरकार का मकसद है। तेल रिफाइनरी ने एलपीजी उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि की है, मतलब पहले के मुकाबले 10% ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब आप समझिए रसोई गैस की किल्लत की बात क्यों हो रही है। देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। मौजूदा संकट खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमले और ऑयल कॉरिडोर के बंद होने से बढ़ा है। होर्मुज स्ट्रेट समुद्री मार्ग है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश अपनी कुल एलपीजी आवश्यकताओं का 62% आयात करता है, बाहर से मंगाता है। सऊदी अरब जैसे देशों से आयातित वस्तुओं का 85 से 90% हिस्सा यहीं से गुजरता है। अब जब ये रास्ता बंद हो गया है तो ऐसे में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हालांकि सरकार ने हालात पर नजर बनाकर रखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आज संसद में विपक्ष को एक बार फिर से करारा झटका लगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। और इसी के साथ फेल हो गया विपक्ष का स्पीकर के खिलाफ एजेंडा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में जोरदार वार पलटवार हुआ। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया। संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं और एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों के अधिकार के वो संरक्षक भी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सदन में ना बोलने देने के आरोपों पर आंकड़ों के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाया। अमित शाह ने राहुल गांधी के संसदीय व्यवहार का जिक्र भी सदन में किया। अमित शाह ने राहुल गांधी के बर्ताव पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से विपक्षी दल भड़क उठे और संसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर ध्वनिमत से मतदान हुआ और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली खबर को आप समझिए। विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। हंगामे के बीच ध्वनि मत से ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। विपक्ष को पहले से भी पता रहेगा कि प्रस्ताव खारिज ही होगा, क्योंकि संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है। अब चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार पलटवार भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर आज जमकर हमला देखने को मिला है। सत्र के दौरान विपक्षी नेता विदेश होते हैं। अमित शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने संबोधित करते हुए सदन में कहा कि विपक्ष के नेता को नियम के मुताबिक बोलना नहीं आता है। तो ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसते हुए दिखे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और इसी दौरान निशांत कुमार के सामने ही बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे भी लगने लगे। पार्टी उन्हें बिहार के युवाओं का भविष्य बताकर प्रचारित कर रही है। विपक्ष इस पर चुटीले अंदाज में निशाना साध रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
में है और लगातार विधायक का चर्चा हो लगातार इस बात। ये तस्वीरें पटना जेडीयू दफ्तर की हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सीएम नीतीश के बेटे निशांत पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। तो ये तस्वीर हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं लगातार निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। निशांत के पार्टी दफ्तर पहुंचते ही कार्यकर्ता जोश से भर गए। कोई नारेबाजी में लगा था तो कोई निशांत को बिहार का भविष्य बताने में जुटा था। महिला कार्यकर्ताओं ने निशांत की आरती ही उतार दी। हम यही उम्मीद क्या, हमें पूरा विश्वास है कि निशांत जी पिताजी से सीखे हैं और पिताजी के तरह ही नेतृत्व बिहार को देंगे। निशांत ने भी पूरे अदब के साथ सबका अभिवादन किया और पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री के बाद सियासत गर्मा गई है। पार्टी उन्हें बिहार के युवाओं का भविष्य बताकर प्रचारित कर रही है, तो विपक्ष इस पर चुटीले अंदाज में निशाना साध रहा है। जदयू अब भाजपा के दलालों के कब्जे में चला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। कार्यकर्ता उन्हें नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के भविष्य के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या निशांत जेडीयू को नीतीश युग से आगे ले जा पाएंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। और आइए अब निशांत वाली खबर को समझ लेते हैं। तो खबर यह है कि जेडीयू को नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की जरूरत थी और अब वो उत्तराधिकारी मिल चुका है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। 8 मार्च को निशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया है। जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत के रूप में जेडीयू को नेता मिला। पार्टी को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी मिला और निशांत कुमार के आने से जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जेडीयू नेता मांग कर रहे हैं कि निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बिहार की कमान निशांत को दे दी जाए। जबकि विपक्ष का यह आरोप है कि नई सरकार में सत्ता की मलाई का खेल चल रहा है और इस पर भी सियासत जमकर हो रही है। इसी के साथ